नमो बुद्धाय। यहाँ उपस्थित बुद्ध भिक्षु संघ को मेरा प्रणाम और आज के सत्र के जो अध्यक्षता कर रहे हैं गुरु जी को भी मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ गुरुजन को भी मेरा प्रणाम। आज का मेरा जो शोध लेख तो नहीं कहेंगे, इसको लेख ही है, राहुल संकृत्यायन की चौथी तिब्बत यात्रा एवं संस्कृत पांडुलिपियों की खोज। यह मेरा जो लेख है यह पूरी तरह से उनकी चौथी यात्रा पर ही केंद्रित है और इसमें मैंने प्रयास किया है कि जो इस यात्रा में जितनी जोखिम उन्होंने उठाए, जितनी कठिनता हुआ और इस यात्रा के दौरान जो उन्हें, क्योंकि ये अभी जैसे बात हो रही थी सुबह कि बिना उद्देश्य के यात्रा या उद्देश्य की यात्रा की, लेकिन यह यात्रा चौथी यात्रा जो मैं इसका अध्ययन जब किया तो मुझे एकदम सीधा सा एकदम सपाट एकदम इसमें लक्ष्य था कि राहुल संकृत्यायन जी अपना एक उद्देश्य लेकर गए थे, क्योंकि तीसरी यात्रा में उनसे बहुत कुछ छूट गया था। कुछ उन्होंने फोटोग्राफ्स खींचे जो सही नहीं रहे, क्योंकि किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट के अगर उसमें अगर 50 पेज हैं, अगर उसका 1-2 पेज के भी फ़ोटो अगर नहीं सही आते हैं तो ग्रंथ बेकार हैं, फिर अपूर्ण माना जाएगा। तो उनके साथ एक घटना हो चुकी थी तो फिर से उन्होंने किया। मैं भी एक तरह से पत्र पढ़ूंगा ही, क्योंकि ये थोड़ा कहानी की तरह भी है, क्योंकि यात्रा है। महापंडित राहुल संकृत्यायन तिब्बत की चौथी यात्रा के लिए 4 मई 1938 को कालिम्पोंग से रवाना हुई। आप जानते हैं कि दार्जिलिंग का एक हिस्सा है जो लगभग 13,000 मीटर पर है और ये बांग्लादेश में, वहीं से यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। इस यात्रा के प्रारंभ में उनके साथ 2 अन्य यात्री तिब्बती विद्वान गेसे गेंडुप छोमफेल, अगर तिब्बती उच्चारण में कुछ अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, और फोटो आर्टिस्ट श्री फैनी मुखर्जी थे उनके साथ। बाद में पंडित अभय सिंह परेरा और श्री कमल कृष्ण, जो कि श्री फैनी मुखर्जी के सहायक थे, वो भी उनके साथ शामिल हो गए। इस प्रकार इस यात्रा में कुल यात्रियों की संख्या 5 हो गई। इस यात्रा में राहुल जी को तिब्बती सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त था और यह समर्थन तिब्बती अध्ययन और कला के गंभीर प्रेमी युवा राज्य प्रतिनिधि श्री रेडिंग छंग के सहयोग से संभव हो पाया था। उस समय श्री रेडिंग छंग ने 3 घोड़े और 3 माल वाहन निःशुल्क इनको दिए थे। साथ ही जहां महत्वपूर्ण संस्कृत पांडुलिपियां रखी गई थीं, उन मठों के प्रमुखों के लिए विशेष परिचय पत्र भी दिए गए थे ताकि उनको कोई दिक्कत न हो, आराम से वो अपने मठ के दरवाजे खोल सकें, अपने ग्रंथागार को दिखा सकें, क्योंकि इसके पहले उनको बहुत दिक्कत हुई थी सब चीज़ों में। नए संस्कृत ताड़पत्र पांडुलिपियों के मिलने की संभावनाओं को देखते हुए तिब्बती सरकार राहुल जी की इस यात्रा को लहासा और सामे के आसपास के क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए तैयार थी कि आप चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। आवश्यक विमर्श और सुविधाओं के साथ राहुल जी को यात्रा में सिक्किम के राजनीतिक अधिकारी श्री गोल्ड और ब्रिटिश व्यापार अभिकर्ता जो एक एजेंट थे श्री रिचर्डसन से पूर्ण सहयोग मिला था उन्हें। राहुल जी अपने सहयोगियों के साथ 27 मई 1938 को शलू पहुँचे, जो मठ है वहाँ पहुँचे। राहुल जी के पुराने मित्र पूज्य ऋषु लामा वहाँ पहले से ही उपस्थित थे। पूर्व की यात्रा में राहुल जी ने इस मठ का 2 बार निरीक्षण किया था, लेकिन कोई विशेष सफलता उनको नहीं मिली थी। इस बार राहुल जी ने नई योजना के तहत निरीक्षण प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप महान तार्किक आचार्य ज्ञान श्री मित्र द्वारा रचित बौद्ध तर्क शास्त्र पर 12 ग्रंथों का पूरा सेट मिला और योगाचार भूमि के 2 अध्याय श्रावक भूमि और प्रत्येक बुद्ध भूमि उनको प्राप्त हुई। इन 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों के अलावा 6 ग्रंथों का एक समूह और उनको मिला, जिसमें और भी 6 ग्रंथों का और भी उसमें ग्रंथ थे। ये जैसा आप देख रहे हैं, मैं एक बार सब पढ़ता हूँ। इसमें इनको क्षणभंगाध्याय ज्ञान से मृत्यु की थी, ये मागधी इसकी लिपि है और जो माप इंच में है इसका 22x2 और इसके 62 पत्र मिले थे और एक पत्र में 7 लाइन थी और ये पूर्ण है। फिर व्याप्ति चर्चा, ये भी ज्ञान श्री मित्र, अब इनकी जो लिपि है मागधी, ये भी 22x7 और इसके 9 पत्र मिले और 7 पंक्ति से थी, ये भी पूर्ण है।
और भेदाभेद परीक्षा, ये भी ज्ञान श्री मित्र, इनके भी जो लिपि मागधी, और 22x2 का ये भी रहा। और इसके भी 1 से 2 पत्र मिले हैं। और ये जो है अब 1 से 2 इसलिए लिखना कि इस जो बंडल मिला था इसके अंदर भी 2 के बाद फिर दूसरा ग्रंथ प्रारंभ हो गया। और ये 7 लाइन इसमें भी है, ये भी पूर्ण है। फिर अनुपलब्धि रहस्य, ज्ञान श्री मित्र मागधी लिपि है, 22x7 इसका साइज था। और इसमें 2 से पत्र संख्या 2 से 6 और दूसरे लाइन तक ये पूरी ग्रंथ थी, इसलिए बटा 2 लिखा हुआ है। ये 7 पंक्ति से में था, ये पूर्ण ये भी है। फिर है सर्व शब्दा भाव चर्चा, ये भी ज्ञान श्री मित्र का मागधी भाषा लिपि में। और ये 22x7 का ये भी इसकी साइज है। और ये 6/2 से प्रारंभ होकर के पद संख्या के उसे 8 तक थी, ये भी लाइन इसमें 7 है, ये भी पूर्ण है। फिर अपोह प्रकरण, ज्ञान श्री मित्र है का ही है, ये भी मागधी लिपि में, अब 22x7। और ये 8 से लगा के पद संख्या 20 के पद संख्या तक मिला है, इसमें भी 7 लाइनें हैं, ये भी पूर्ण है अपने में। अब उसका तो ईश्वर दूषण, ये भी ज्ञान श्री मित्र का है, मागधी इसकी लिपि है। और ये भी 22x2 का है। और ये 20 से लेके 23 तक है। और इसकी पंक्ति भी 7 है, ये भी पूर्ण है। ईश्वरवादाधिकार व्याख्या, यह भी ज्ञान श्री मित्र का है, मागधी, ये भी 22x2 का है। और 23 पत्र संख्या से 54 पत्र संख्या में, ये भी 7 लाइनों से है पंक्ति से, और ये भी पूर्ण ग्रंथ है। फिर कार्य कारण भाव सिद्धि, ये भी ज्ञान श्री मित्र का है, मागधी में, ये भी 22x2 के में है। और ये जो है 54 से 56 तक है, 7 जो है इसकी भी लाइनें हैं, ये भी पूर्ण है। योगी निर्णय, ज्ञान श्री मित्र का ये भी है, ये भी मागधी लिपि में, और 22x2, ये 56 से 65 तक जो पद संख्या में है, इसके में भी लाइन 7 है, ये पूर्ण है। इसके बाद आता है अद्वैत बिंदु प्रकरण, असंग का ये है, और आचार्य असंग का। और एक जो है कुटिला लिपि में है, ये भी 22x2 का है इसकी साइज। और 65 से 72 जो है पत्र संख्या में है, और ये पंक्ति इसमें भी 7 है, और ये भी पूर्ण है। साकार सिद्धि, यह ज्ञान श्री मित्र की है, ये मागधी में है, और ये 22x2, और ये जो है 72 से 122 पत्र संख्या में है। और इनकी पंक्ति जो है 7 है, ये भी पूर्ण है। फिर साकार संग्रह सूत्र, ये ज्ञान श्री मित्र का है, ये मागधी में इसकी लिपि है, ये 22x2 की साइज पर है। और 122 से लेकर 137 तक पत्र संख्या है, और इनकी पंक्ति 7 है, और ये भी पूर्ण ग्रंथ है। अब जो योगाचार भूमि, जो श्रावक भूमि एवं प्रत्येक बुद्ध भूमि का जो असंग की रचना है, एक कुटिला लिपि में थी। अब इनकी साइज थोड़ा डिफरेंस है, यह 20 सही 1/2 गुणे 2 सही 1/8 के पत्र साइज में है उसके माप में। और इसकी जो है कुल 126 जो है पत्र मिले हुए हैं, और इसमें कहीं 7 लाइनें हैं और कहीं 8 हैं। और यह अपूर्ण है। अपूर्ण होने का कारण क्या है कि पत्र संख्या 1 और जो है 128 अप्राप्त है इसमें, क्योंकि इस आगे इसमें 2 पत्र और थे। हाँ सर, नहीं सर, ये 26 ही होगा। नहीं सर, ये गलत सूचना नहीं सर, मुझको ऐसा ना कि एक कहीं और मिला इनको, तो ये बात का तो 2 पत्र नहीं, इसलिए अपूर्ण है, 126 इनको मिला है जी। फिर अभिप्रायिक गाथा निर्देश है, ये अज्ञात है इनका लेखक, और ये भी कुटिला में है, ये 20 से 1/2 गुणे 2 से 1/8 में है। और ये पत्र संख्या जो है इसमें कुल 4 मिले हुए हैं, इसमें भी 7 लाइनों में और 9 लाइनों में है इनका, ये अपूर्ण है। फिर बोधिसत्व भूमि, ये असंग की है, कुटिला में, और 12x2 की साइज है। इसके उनको जो है 226 पत्र मिले हैं, और ये 7 पूर्ण। सर 30 मिनट बिताने भी हैं सर हमें। नहीं सर, 30 मिनट हमको बिताने भी हैं। और ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूँ।
फिर आता है इसमें कातंत्र पंजिका, त्रिलोचन दास का है, मागधी में है, 12 × 2 से 1/4 का, इसमें 57 पत्र मिले हैं, 7 पंक्तियों से युक्त है, अपूर्ण है यह। फिर अद्वैत समता कल्पराज, यह अज्ञात है इनका जो है, क्योंकि ये अपूर्ण है तो इस पुस्तिका उपलब्ध हुई नहीं तो इसका जो है कि नाम भी नहीं मिला। एक कुटला में है, 21 × 2 इसकी साइज है और 22 पत्र मिले हैं, 7 लाइनों से हैं। फिर चतुर्योगिनी संपुट तंत्रराज, यह भी अज्ञात है और कुटिला में है और 21 × 2 इसकी साइज है और इसके 6 पत्र मिले हैं और इसमें 6 लाइनें हैं। ये पूर्ण है, इसमें कहीं लेखक का नाम नहीं है पुस्तिका में। वज्रडाक तंत्र टीका, ये भी अज्ञात है, हाँ इसमें पुस्तिका में नाम मतलब वो नहीं रहा है। तो ये भी कुटला में है, 21 × 2 और इसके 24 पत्र मिले हैं और 7 लाइनों से हैं। ये अपूर्ण है क्योंकि पत्र संख्या 9 और 27 तथा इसके बाद जो है वो उसके बाद भी जो अप्राप्त है ये। हाँ सर, बलि तत्व ये रत्नशील का है, ये मागधी इसकी लिपि है। ये अप्राप्त है सर। उसके बाद पत्र संख्या, असल में पत्र की गिनती 24 है लेकिन संख्या जो है उस पर वो है 27 है। उसके पहले का नहीं है, उसके बाद का नहीं है। ये तो सर बाद में, ये तो मैं उस समय बता रहा हूँ जब राहुल जी को जो हाथ लगे थे, बाद में तो इधर उधर से बहुत मिले, फिर उसका पुष्टि हुआ, वो एक अलग विषय हो जाएगा। फिर बलि तत्व रत्नशील, ये भी मागधी लिपि में है, 22 × 1 सहित 3/4 का साइज है इसका और इसमें 16 पत्र मिले थे और 5 जो है इसमें लाइनें हैं। ये पूर्ण है। पंचक्रम टिप्पणी, ये मुनि श्री भद्र, एक कुटला में है, 13 × 2 की साइज है, 50 इसमें जो है पत्र मिले हैं और 5 लाइनों में, ये भी पूर्ण है। लेकिन पत्र संख्या 42 और 43 एक ही पत्र में है। ये वज्र सत्व साधन, ये लीला वज्र का है, एक कुटला लिपि में है और 13 से 1/2 × 2 की साइज है। इसके 4 पत्र मिले हैं और हर पत्र में 7 लाइनें, ये भी पूर्ण है। फिर योग रत्न माला टिप्पणी, ये बंधु कीर्ति की है, ये मागधी लिपि में है, ये 12 सही 1/2 × 2 और ये जो है कि इसके 22 पत्र मिले हैं और 3 लाइनों की है। ये अपूर्ण है क्योंकि पत्र संख्या 8 अप्राप्त है। और एक पत्र जो इसमें 25वां जो है, इसमें केवल विषय का पता चला है कि ये ज्योतिष का विषय, इसका नाम नहीं मिला, ज्ञात है। इसके लेखक का भी ये मैथिली में है लिपि में और ये जो है 15 × 2 की है साइज और इस जिसके 35 पत्र मिले हैं और 3 लाइनों की अपूर्ण है। कई पत्र इसके अप्राप्त हैं। अब इतने मिलने के बाद सलू में इस कार्य को पूरा करने के 2 सप्ताह से अधिक उनको समय लग गया था। अब पिछली यात्रा में राहुल जी ने जो चित्र लिए थे उससे अच्छे परिणाम नहीं मिले थे क्योंकि कई पन्ने खराब हो गए थे, इसलिए इसमें लिया उन्होंने। और एक भी पन्ना खराब हो जाने पर पूरे ग्रंथ की उपयोगिता जो है व्यर्थ हो जाती है। अब इसके बाद ये पोखांग के लिए चलते हैं। राहुल जी ने तिब्बत की दूसरी यात्रा में पोखांग मठ का दौरा किया था, जहां उन्होंने संस्कृत के 3 पांडुलिपियों के बंडल देखे थे। तीसरे में इन पांडुलिपियों में महान बौद्ध कवि अश्वघोष का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मिला था। उस समय राहुल जी की यात्रा इतनी संक्षिप्त थी कि राहुल जी पूरे ग्रंथ को पढ़ नहीं सके। अपनी तीसरी यात्रा में राहुल जी पोखांग जाने की पूरी कोशिश की थी परंतु वे नहीं जा सके। इस चौथी यात्रा में 27 जून 1938 को पोखांग पहुंचे। जब तीनों पांडुलिपियों को लाया गया तो राहुल जी ने पाया कि इसमें एक आचार्य अश्वघोष रचना त्रिदंडमाला थी, जिसमें एक स्वतंत्र ग्रंथ परी कथा, ये परियों की कथा नहीं, परिता है जो बौद्ध मत की उस कथा का है, थी, जो एक के बाद एक कई लेखकों द्वारा रची थी। कई उस पर लेखक थे जिसका नाम तो नहीं आता, मतलब अलग अलग है। ये काव्यात्मक कार्य नहीं है क्योंकि अश्वघोष को कवि के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक काव्यात्मक नहीं था। लेकिन इनका महत्व बहुत अधिक था। वस्तुतः यह ग्रंथ उस समय के छात्रों के व्यवहारिक पाठ के थे जो अच्छे वक्ता बनना चाहते थे, उनको ये पढ़ाया जाता था। पोखांग मठ की स्थापना जो है 13वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। उस समय भारतीय बौद्ध शिक्षक वज्रपाणी तिब्बत आए थे। इस मठ में कुछ अवशेष थे जिसमें विशेष रूप से शाक्य श्री भद्र के चीवर, भिक्षा पात्र और एक जोड़ी जूते शामिल थे।
शाक्यश्री भद्र भारत में बौद्ध मठ के अंतिम उत्तराधिकारी और विक्रमशिला मठ के प्रमुख थे, जो 1203 में बौद्ध संस्थाओं के नष्ट होने के बाद तिब्बत गए थे। मठ में लगभग 105 चित्र थे, जिन्हें प्रसिद्ध तिब्बती चित्रकार रतन कुनसंग, जिनको तक से खस्पा द्वारा 15वीं शताब्दी के तिब्बती राजा कुनजंग रत्न के संरक्षण में बनाया गया था। इसके अतिरिक्त शाक्यश्री भद्र की एक छोटी प्लास्टर कास्ट की प्रतिमा भी थी वहाँ। अब जो त्रिदंड माला इनको मिला अशोक घोष का, कुटिला लिपि में मिला था इनको, और इसकी साइज जो थी 22 गुणे 1 सही 3/4। अब पत्र संख्या इसमें जो है पूरा 115 पत्र इनको मिले थे और 5 पंक्तियों का था। यह अपूर्ण है क्योंकि पत्र संख्या 107 अप्राप्त है इसमें। अब परिकथा ये अज्ञात है, उसमें लेखक का नहीं है, और कुटला में है। अब 22 गुणे 7/2 का साइज है और 57 पत्र पूरे मिले थे इनके, और इनमें 6 पंक्तियों से बद्ध है और ये भी अपूर्ण है, पूर्ण है, सॉरी। फिर अभी नागौर की तरफ जा रहे हैं, नगौर की तरफ। इसके पश्चात कुछ सप्ताह तक सिंगसे में रहने के बाद राहुल जी नगौर रहने के बाद राहुल जी अपने सहयोगियों के साथ 31 जुलाई 1938 को नगौर पहुंचे। नगौर का मठ तिब्बत के उन 3 मठों में से एक था जिनके पास संस्कृत ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह था। विषय की दृष्टि से इस मठ का संग्रह और भी अधिक महत्वपूर्ण था। राहुल जी ने अपने आगमन की पूर्व सूचना नहीं दी थी, ताकि मुख्य संरक्षक पिछली बार की तरह इस बार भी अपने को अनुपस्थित न कर सके, क्योंकि पिछली बार गए थे तो अनुपस्थित हो गए थे वो। अब हम हैं नहीं तो खुलेगा नहीं, तो इस बार बताया ही नहीं वो। नगौर में जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जलवायु सुगत रहती है, बड़ा खुला आसमान रहता है, परंतु असमय वर्षा ने फोटोग्राफी के कार्य में रिकॉर्ड डाल दी। उस समय बरसात होने लगा वहाँ। आकाश में हमेशा बादल रहने से फोटोग्राफी को रोकना पड़ा। इस प्रकार कार्य को पूरा करने में कुल 16 दिन उनको लगे, और जो कि 2-4 दिन का जो काम था 16 दिन लग गए। और सर एक निवेदन ये है कि ये जो लिस्ट है इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट है कि ये नगौर से, क्योंकि इसका बहुत स्पष्ट नहीं मिला ये, लेकिन है तो नगौर का, जो मैंने अध्ययन किया तो यही निकल के आया। तो अगर कोई सुधार हो तो उसको बता दीजिएगा, मैं कर लूँगा। हाँ, ये सूत्र धारणी संग्रह ये अज्ञात है इनके रचनाकार, और लिपि इसकी रंजना है, और ये 21 गुणे 1 सही 3/4 है इसकी साइज, और इसमें 100 पत्र मिले हैं और 5 पंक्तियों में है, और यह अपूर्ण है। और फिर एक विषय की दृष्टि से है, इसका कुछ नाम नहीं होता, व्याकरण इसका विषय रहा, इसके भी रचनाकार अज्ञात हैं, और यह मागधी में है। अब 22 गुणे 2 और इसके 26 मिले हुए हैं पत्र, और इसमें पंक्ति जो है कहीं 4 है कहीं 6 है, उसमें ये भी अपूर्ण है। और एक विषय की दृष्टि से काव्य का मिला हुआ है, ये भी अज्ञात है। और कुटिला इसकी लिपि है 22 गुणे 2, और ये पत्र इसमें 5 मिले हैं, इसमें 6 पंक्ति, ये भी अपूर्ण है, क्योंकि मात्र पत्र संख्या 14 से 18 ही प्राप्त है, उसके पहले का नहीं प्राप्त है, और न बाद में भी हो सकता है। फिर मध्यांत विभाग कारिका, ये मैत्रेयनाथ का है, और ये मागधी इसकी लिपि है। 8 से 1/2 गुणे 2 से 1/4 का है साइज है, और इसके 8 पत्र मिले हैं और 7 जो है इसकी लाइनें हैं, और यह पूर्ण है। अच्छा, इसमें एक विशेषता रही कि पत्र संख्या 1 अतिरिक्त शीर्षक पत्र, अक्सर जो है शीर्षक पुष्पिका में होते थे कि कृत्रिम और उससे करके ये समाप्त होता है, सब लिखा जाता है, वो ना इनका आगे ही था शीर्षक की तरह। फिर है धर्मता प्रविभाग सूत्र, ये मैत्रेयनाथ का भी है, ये भी मागधी में 8 से 1/4 गुणे 2 सही 1/4 के साइज है। इसके 5 पत्र मिले और 7 लाइनें हैं, ये पूर्ण है। और फिर है अभिसमयालंकार, ये मैत्रेयनाथ का ये भी है, ये मागधी में है, इसकी भी साइज वही है 8 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4, और इसके 20 पत्र मिले हैं और 7 जो है इसमें पंक्ति लाइन है। और इसके पुष्पिका में लिखा है कि प्रज्ञा पारमितोपदेश उपदेश शास्त्रम, कि ये प्रज्ञा पारमिता के लिए है। अब इसके बाद उनकी यात्रा थोड़ा आगे बढ़ती है। ये नगौर से राहुल जी नरथंग पहुँचे, यद्यपि यहाँ संस्कृत ग्रंथों के मिलने की संभावना नहीं थी।
जो कि कंजूर और तंजूर की लकड़ी के मुद्रणों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके पास 13वीं सदी की कुछ बहुत पुरानी चित्रकला थी जो नेपाल से तिब्बत में लाई गई थी, तो उसका उन्होंने फोटोग्राफ्स लिया इत्यादि। नर्तंग से राहुल जी और उनके सहयोगी 1 सितंबर 1998 को साक्य पहुंचे। उस समय फुंगचोंग महल के लामा और राहुल जी के मित्र तथा साक्य संरक्षक ने उनका स्वागत किया था। उन्होंने पिछली यात्रा में भी बहुत सहयोग किया था इनका। राहुल जी अपने सहयोगियों के साथ छंगपे लाह खंग पांडुलिपि ग्रंथागार गए। बहुत गहन खोज करने पर भी कोई नई पांडुलिपि उनको नहीं मिली। वहाँ कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की तस्वीरें ली जो राहुल जी ने पिछली यात्रा में खोजी थी। तापमान गिरने लगा था जिससे आगे काम करने की संभावनाएं कम होने लगी। वे लहासा और सामे के पास स्थित कुछ महत्वपूर्ण मठों का दौरा करना चाहते थे, चूँकि अवसर भी मिला था उनको, परंतु ठंड बढ़ने के कारण यह संभव नहीं हो सका। 15 सितंबर 1918 को राहुल जी और उनके सहयोगी साक्या छोड़कर आगे दोपता दर्रे को पार कर रहे थे तो कुछ लुटेरों का दल देखा जो रास्ते से कुछ दूरी पर एकत्रित हो रहे थे। वही जो सुबह बात हो रही थी, अब इनको मुलाकात हो गई उनकी। यह राहुल जी का सौभाग्य था कि उन लुटेरों ने राहुल जी के काफिले की महत्ता को नहीं समझा। राहुल जी अपने साथियों के साथ अगले गांव में रुक गए। जब राहुल जी के साथ के खच्चर और उसके मालिक अपने घर वापस लौट रहे थे तो पुनः वही लुटेरे दिखे जो एक नदी के दूसरी तरफ 1 मील दूर डेरा डाले हुए थे। उस समय यह डर था कि वे जानवरों को लूट न ले, इसलिए वे वापस लौट के आ गए। अब उन्हें राहुल जी के काफिले के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी, जैसे कि उनकी संख्या और उनके सशस्त्र ताकत क्या है। उनके शस्त्र भी लेके गए थे वो। राहुल जी का काफिला और पूरा गांव पूरी रात डरा हुआ था। राहुल जी और उनके साथी अपने रिवॉल्वर के साथ तैयार थे, एकदम हर तरह से तैयार रहते थे। हालांकि कुछ नहीं हुआ। उसी रात राहुल जी और उनके सहयोगियों ने एक फैसला लिया कि यथाशीघ्र भारतीय सीमा तक पहुंच जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत वीरान और मानव बस्तियां बहुत कम थीं। राहुल जी 9 मई 1938 को तिब्बत में प्रवेश किए थे और 25 सितंबर को भारत के लिए रवाना हुए। इस प्रकार राहुल जी लगभग 5 महीने तिब्बत में रहे तथा संस्कृत पांडुलिपियों और महत्वपूर्ण कला वस्तुओं की लगभग 1400 तस्वीरें ली थी, जो बड़ा कठिन काम था उस समय 1400 तस्वीरें लेना। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। महापंडित राहुल संकृत्यायन के तिब्बत यात्रा में भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम की अनिश्चितता, लुटेरों आदि की चुनौतियाँ रही हैं। तिब्बत की अपनी विशेष भौगोलिकता के कारण इसकी यात्रा हमेशा दुरूह, कठिन और कष्टप्रद रही है। ऊपर से मौसम की अस्थिरता उसे और दुर्लभ बना देती है। यात्रा में लुटेरों का डर एक अलग ही चुनौती प्रस्तुत करता है। इन सब का सामना राहुल जी को अपनी यात्रा में करना पड़ा। यह राहुल जी का सामर्थ्य और भारतीय ज्ञान के प्रति उनका प्रेम ही था कि उन्होंने तिब्बत की यात्रा में एक बार नहीं 4 बार इन चुनौतियों को स्वीकार किया और जोखिम उठाया। राहुल जी को पांडुलिपियों की जो समझ थी उस समय शायद ही किसी को थी। साथ ही बौद्ध धर्म दर्शन का जो ज्ञान था वह भी अतुलनीय था। भाषा की दृष्टि से पाली, मिश्र संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत, तिब्बती, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी आदि लगभग 36 भाषाओं का ज्ञान था तथा विषय की दृष्टि से भाषा और साहित्य, इतिहास और पुरातत्व, धर्म दर्शन, विज्ञान और तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र तथा विशेष रूप से भारतीय दर्शन, हीनयान, महायान, बौद्ध तंत्रयान आदि का व्यापक ज्ञान था। कुल मिलाकर इनके जैसा बौद्ध मत की सेवा करने वाला सामर्थ्यवान व्यक्ति अन्य कोई नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जहाँ आपने वो देखा ना, क्या कहते हैं, ये गौर गोम्बा में, नागौर गोम्बा, जहाँ आपने जो आज नागौर कह रहे हैं गौर में, वो क्या कहते हैं, मध्यांत प्रविभाग सूत्र, वो मध्यांत विभाग सूत्र नहीं है। हाँ, मध्यांत विभंग है बस, सूत्र नहीं है वो। क्यों सूत्र हो जाएगा तो फिर बुद्ध वचन हो जाएगा ना, वो बुद्ध वचन नहीं है, वो हमारे मैत्रेय के 5 ग्रंथों में से एक है। हाँ, असंग का है। जो राहुल जी ने जो लिखा है उसमें
आपका जो जर्नल है हाँ बिहार और उड़ीसा हाँ का, सूचिका उसमें वही लिखा हुआ है। हाँ हाँ लिखा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने नहीं, आधार ऐसा भी नहीं, लिया था। ऐसा नहीं है। हाँ, हम आपका उसका समाधान कर रहे हैं। Maurya sir, that to my knowledge, whatever I know, Magadhi is not a lipi. And if you know any such lipi which is called Magadhi, please tell us what is Magadhi lipi. And because you have shown a wonderful talika of manuscripts, what do you mean by Magadhi lipi? Magadhi language I know, which is related to Pali, Prakrit, Apabhransh, and all other Prakrits, but that is लिपि का अलग से होगा only a language, not lipi, तो ये not बचा a script. इधर ये धर्मा है नहीं, मागधी you. लिपि का भाषा तो है मागधी। आप पाली की दृष्टि से देखेंगे तो मागधी भाषा उसमें है। नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं भाषा की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। आपने उसमें जो तालिका में लिखा है कि जी। ये मागधी लिपि में लिखा गया जी, मागधी में ही। तो ऐसी कौन सी लिपि है? नहीं, मागधी लिपि अब उसको दिखाया जाए नहीं, तो आप मुझे दिखलाइए कौन सी लिपि है ऐसी। तो अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है फिर। नहीं, क्योंकि देखिए पाली हो या प्राकृत हो या अपभ्रंश हो जी। या गंधारी हो, इन सब को हम कई लिपियों में लिख सकते हैं। जी, लिख सकते हैं, तो उनकी भाषा मागधी है या नहीं, लिपि मागधी है। तो लिपि लिपि मागधी है। कैसी लिपि है ये मुझे बताइएगा। मैं अच्छा, अब अभी तो एक मैं दो दिन सीखूंगा सेशन चल ही आपसे। रहा है, अब मैं उसको मैं लाऊं तो सीखना फिर चाहूंगा, कृपा करके मुझे जरूर भविष्य में जी, बताइए। जरूर। धन्यवाद। है, मागधी है। So thank you Animesh for asking this question. So let me correct. Rahul ji has used his name Magadhi, but there is no such script as Magadhi. At least from all the charts, we don't get this. At least for my manuscript, when I say Magadhi, it is Proto-Bengali, and Proto-Bengali is the script which was used in 11th or 12th century. So that is established. So whenever Rahul ji says Magadhi, I think it refers to Proto-Bengali. Okay, but there is no such script as Magadhi, as Animesh has rightly pointed out. There is no such script. Thank you. I completely agree. चिल्ले जी चिल्ले एक मिनट हाँ इनको अच्छा, जो राहुल जी ने जो मागधी कहा है उन्होंने मागधी लिपि लिखा है। उस मागधी लिपि में जैसे आपने मैडम ने कहा, उसमें जो है ओल्ड बंगाली और ओल्ड मैथिली का जो मिक्सअप है उसी को राहुल जी ने मागधी कहा है। लेकिन मागधी नहीं लिखा, ऐसा नहीं, उसी चीज़ को राहुल ने, ये सब जो है 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद की लिपि है। इसको पहले जो है आप उसको वो भी कहते हैं, सिद्धम भी कहते हैं, और नेवारी परंपरा में उसको कहते हैं जी बुझी मोल। ये सारा जो है 9वीं शताब्दी के बाद की लिपियाँ, ये 9वीं से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं तक जाता है, सब ना। सर मैं थोड़ा सा विषय को मूल रास्ते पर ला रहा हूँ। चौथी तिब्बत यात्रा के जो फोटोग्राफर थे फेनी मुखर्जी, चौथी तिब्बत यात्रा की बात हो रही थी। फेनी मुखर्जी इंडियन एक्सप्रेस के फोटोग्राफर थे, और राहुल जी ने अपने कुछ मित्रों को पत्र लिखा था कि एक फोटोग्राफर चाहिए जो यंग हो, लंबा हो, तगड़ा हो, क्रोध नहीं करता हो, बंदूक चलाना जानता हो, घुड़सवारी करना जानता हो, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक भूखा रह सकता हो। इस सारी पात्रताओं के बाद फेनी मुखर्जी का चयन हुआ था। फेनी मुखर्जी की डायरी सरस्वती में छपी, और आप उस डायरी को जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि राहुल जी तो ज्ञान की खोज करते थे, तकलीफ नहीं लिखते थे। फेनी मुखर्जी की डायरी में तकलीफ, यात्रा की तकलीफ क्या होती है, ये कंटकाकीर्ण रास्ते जो थे उसमें बदन में, पूरे बदन में, रोम रोम में कांटे चुभ जाते थे, फिर उसको कैसे निकालते थे, गांव के लोग निकालते। तो फेनी मुखर्जी का कोई ट्रेस नहीं चल पा रहा है, उनकी मौत कब हुई। और उनकी जो डायरी छपी थी, हम लोगों की समझ के अनुसार वो बांग्ला और अंग्रेजी अच्छी जानते थे, तो उन्होंने संभवतः अपनी डायरी बांग्ला में लिखी होगी। सरस्वती प्रेस में छपा था। हमने बहुत कोशिश की पता करने की इलाहाबाद से कि उनकी मेन स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में थी, तो और पता नहीं चल पा रहा है। फेनी मुखर्जी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। बंगाल के थे वो। आनंद बाजार समूह चाहता है कि ओरिजिनल बांग्ला हम छापें, और चूँकि बोलगा से गंगा जो भारत की किसी भी भाषा में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है वह है बांग्ला में। तो आनंद बाजार वाला चाहते हैं कि हम फेनी मुखर्जी की उस डायरी को छापें, लेकिन पाठक पूछेगा कि ये लेखक जिंदा है,
कब मौत हुई उनकी कोई प्रोफाइल नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चौथी तिब्बत यात्रा के साथ अपने विभाग के अंदर यह कार्य भी शोध में लिया जाए कि फेनी मुखर्जी की मौत कब हुई, फेनी मुखर्जी यात्रा के बाद आए तो कहाँ रहे, क्या किए। फेनी मुखर्जी के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि उस महान तिब्बत यात्रा के वो सहयात्री थे और फोटोग्राफर थे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और कोई है? और रवि जी को है प्रश्न। मैंने त्रिदंडमाला जो आपने जो पांडुलिपि के बारे में बताया आपने, उसके संबंध में कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। अभी तक त्रिदंडमाला पर क्या क्या प्रकाशन हुआ है? अभी तक तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है उतनी, जब होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, क्योंकि मैंने भी ये सेकेंडरी सोर्सेज से लिया है, ठीक है, अभी मैंने मूल नहीं देखा है उसका।